जी हाँ, नमस्कार साथियों, सलाम जी हिंद चैनल पे आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है साथियों। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छा से चल रही होंगी। मैं ऐसा आशा करता हूँ साथियों। ऐसे जितने भी मेरे प्रिय साथी हैं जो कि संविदा शिक्षक वर्ग दो को क्वालिफाई करना चाहते हैं, उनके लिए यह जो चैनल है आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस आप लोगों को देने का प्रयास कर रही है और साथ ही साथ आप लोगों को फ्री में नोट्स मिल रहे हैं। ऐसे जितने भी मेरे प्रिय साथी हैं जो कि संविदा शिक्षक वर्ग 2 को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है साथियों। और साथ ही साथ आप लोगों को ब्रह्मांड के पूरे क्लासेस आप लोगों को मिलने वाले हैं। अभी तक 2 लेक्चर हो चुके हैं। वो लेक्चर नहीं देखा तो एक बार ज़रूर देखें साथियों, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। मज़ा तब आएगा साथियों जब आपके नंबर टेस्ट में आएंगे, ठीक है। जब तक आपके आपके नंबर टेस्ट में नहीं आते हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि आपको पढ़ाई में मज़ा आया है या फिर आपने पढ़ा होगा, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही है साथियों कि आपके नंबर आना चाहिए। जब टेस्ट में नंबर आएंगे तो आप क्वालिफाई होंगे, है ना। सबसे पहले अपने आप को परीक्षण करने के लिए आपको टेस्ट देना बहुत ही ज़रूरी है साथियों, ठीक है। और साथ ही साथ में ऐसे जितने भी मेरे प्रिय साथी हैं एम पी टी ई टी संविदा शिक्षक वर्ग 2 का तैयारी तो करना चाह रहे हैं, लेकिन उनके पास में उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है जिससे कि वे ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लासेस परचेस कर सकें। उनके लिए यह चैनल आप लोगों के लिए फ्री में नोट्स आप लोगों को देने का प्रयास कर रहा है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है साथियों। और साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ पे टेस्ट भी मिलने वाले हैं और नोट्स आपको मिलेंगे वीडियो के हर एक क्लास के डिस्क्रिप्शन, यानी कि हर एक क्लास का जो वीडियो डलेगा उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहाँ से डाउनलोड करना है, एक बार देखना है। उसके बाद में आपको पीडीएफ डाउनलोड करके अच्छे से रीड करना है। उसके बाद में टेस्ट लगाना है, ठीक है। और हर एक क्लास का आप लोगों को टेस्ट मिलने वाला है, ठीक है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है साथियों टेस्ट, ठीक है। अब मैं लेके चलता हूँ साथियों आपको आगे की ओर। और यदि मैं यहाँ पे बात करूँ साथियों, ब्रह्मांड के बिग बैंग सिद्धांत के बारे में हमने यहाँ पे अच्छे से चर्चा कर लिया है। और आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले साथियों सौरमंडल। और सौरमंडल में बहुत सारे जो ग्रह है, उपग्रह है, या फिर हम कहें क्षुद्र ग्रह है या उल्काएं हैं या धूमकेतु हैं, या फिर धूल के जो कण हैं या गैस कण या गैस, उनके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। यहीं पे अगर हम सौरमंडल की बात करें साथियों, क्योंकि सौरमंडल तक हमने क्लासेसों को अटेंड कर लिया है। सौरमंडल से पहले जितने भी क्लासेस हमने आप लोगों को देने का प्रयास किया साथियों, एक बार ज़रूर देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। बस आप एक बार अच्छा से देखिए, उसके बाद में क्वेश्चन लगा के देखिए साथियों, जिससे कि आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ से क्वेश्चन कितने अच्छे आ रहे हैं, ठीक है। यदि हम सौरमंडल की हम बात करें साथियों, सौरमंडल में हमारा जो आकाश गंगा है ना, हमारा जो आकाश गंगा है, आकाश गंगा का नाम क्या कहा गया है, क्या आकाश गंगा को क्या कहा गया साथियों? आपको क्या कहा गया है? मंदाकिनी, है ना। क्या कहा गया है? मंदाकिनी। ये आपको याद रखना है, मंदाकिनी या दुग्ध मेखला, है ना। दुग्ध मेखला, मंदाकिनी या दुग्ध मेखला, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। मंदाकिनी या दुग्ध मेखला कहा जाता है, ठीक है। यहीं पे नेक्स्ट अगला पॉइंट आपको याद रखना है साथियों। यदि मैं यहाँ पे आकाश गंगा की अगर मैं बात करूँ साथियों, है ना, यहाँ पे यदि मैं आकाश गंगा की चर्चा करूँ, है ना, ये तो हो गया दुग्ध मेखला या मंदाकिनी कहा जाता है, ठीक। यहीं पे यदि हम आकाश गंगा की बात करें साथियों, है ना, आकाश गंगा की बात करें कुछ इस प्रकार की, जो आकाश गंगा है ना, हमारी आकाश गंगा है, ठीक है। आकाश गंगा है जो कि सूर्य, है ना, क्या है? सूर्य इस जगह पे स्थित है ना, सूर्य क्या है? इस जगह पे स्थित है। और आपको यहाँ पे जो है, यहाँ पर आपको पृथ्वी दिखाई देगा, ठीक है। क्या है? पृथ्वी है। इसी के बाद में यहाँ पे एक तारा है और यहाँ पे एक तारा है, ठीक है। यहाँ पे एक तारा है जिसका क्या नाम है? प्रॉक्सिमा, है ना। क्या है? प्रॉक्सिमा, ठीक है। इस तारे का नाम क्या है? इस तारे का नाम आपको याद रखना है, क्या है?
फ्रॉक्सीमा, ठीक है, क्या है फ्रॉक्सीमा, ये भी आपको याद रखना है, क्या है फ्रॉक्सीमा। यहीं पे अगर मत कर सकती है ओरियन नेबुला, है ना, क्या है ओरियन नेबुला, जिसे जिसे क्या कहा जाता है साथियों, ओरियन नेबुला है, ठीक है, ओरियन नेबुला, जिसे डॉग स्टार भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, डॉग स्टार, डॉग स्टार इसे कहा जाता है, जो कि कैसा है सबसे चमकीला, यानी कि ओरियन नेबुला सबसे चमकीला भाग होता है, ठीक है, ओरियन नेबुला जो है ओरियन नेबुला जो है सबसे चमकीला भाग है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और प्रैक्सिमा सेंचुरी जो हमारे आकाशगंगा के सबसे नज़दीकी तारा है ना, आकाशगंगा की क्या है सबसे नज़दीकी तारा है, इस पॉइंट को भी आपको नोट करते हुए चलना होगा, क्या कि जो फ्रॉक्सीमा है ना, फ्रॉक्सीमा है, ये क्या है फ्रॉक्सीमा जो है हमारे सौरमंडल में, हमारे सौरमंडल के सबसे नज़दीकी तारा है, सौरमंडल यानी कि हमारा सौरमंडल के सबसे नज़दीकी तारा है ना, क्या है फ्रॉक्सीमा, सबसे नज़दीकी क्या है तारा है, ठीक है। ये पॉइंट को भी आपको नोट करते हुए चलना होगा, ठीक है। यहीं पे अगर बात कर सकती हो साइरस की, है ना, यहीं पे अगर मैं बात करूं आपसे, क्या साइरस की, ठीक है, तो साइरस क्या साथियों सबसे चमकीला तारा है, ठीक है, क्या है सबसे चमकीला तारा है, ठीक है, क्या है सबसे चमकीला तारा है साइरस, ठीक है। इसी के बाद में मैं बात करूं साथियों ध्रुव तारा की, ठीक है, क्या है ध्रुव तारा, ध्रुव तारा, ध्रुव तारा क्या है साथियों उत्तरी तारा, यानी कि यह क्या होता है साथियों उत्तरी उत्तरी तारा, इसे उत्तरी तारा के नाम से भी जाना जाता है, क्या जाना जाता है उत्तरी तारा के नाम से भी, क्योंकि ये उत्तरी ध्रुव में दिखाई देने वाला तारा है साथियों, उत्तरी ध्रुव में दिखाई देने वाला तारा है, इसीलिए इसे उत्तरी ध्रुव तारा भी इसे कहा जाता है, ठीक है, या नॉर्थ स्टार भी इसे कहा जाता है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। यहीं पे अगर बात कर साथियों, यहाँ पे हमने क्या क्या देखा साथियों, इसके यानी कि सौरमंडल का सबसे नज़दीकी तारा क्या है, सौरमंडल का सबसे नज़दीकी तारा फ्रॉक्सीमा है, ठीक है। यहीं पे अगर बात कर सकते हो साइरस की, तो यह सबसे चमकीला तारा है, क्या है सबसे चमकीला तारा है, और ध्रुव तारा जो कि उत्तरी ध्रुव भाग में दिखाई देने वाला तारा है, ठीक है, उत्तरी ध्रुव में दिखाई देने वाला तारा है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको याद रखना चाहती हूँ, जब दिशा सूचक की खोज की, यानी कि जब दिशा सूचक की खोज नहीं हुई थी साथियों, तब दिशा सूचक की खोज नहीं हुई थी, ठीक है, नहीं हुई थी, तो जितने भी नाविक होते थे साथियों, तो जितने भी नाविक होते थे वे इस ध्रुव तारे से ही दिशा को ज्ञात करते थे, ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि क्या होता था साथियों, जब दिशा सूचकों की खोज नहीं की गई थी, नहीं हुई थी, उस समय पे क्या था साथियों, नाविकों के द्वारा किया जाता था, उस ध्रुव तारे को देखकर ही दिशा का ज्ञान किया जाता था, ठीक है, ये बात भी आपको याद रखना है, ठीक है। यही पर अगर बात कर सकते हो सौरतंत्र या फिर सोलर सिस्टम की, ठीक है, तो सोलर सिस्टम के अंतर्गत हम यहाँ पे क्या क्या देखने वाले हैं, सोलर सिस्टम के अंतर्गत हम यहाँ पे देखेंगे साथियों सूर्य, है ना, सूर्य को पढ़ेंगे, ग्रहों को पढ़ेंगे, ठीक है, सूर्य ग्रह को पढ़ेंगे, उसके बाद में उपग्रह को पढ़ेंगे, उपग्रह, उसके बाद में क्षुद्र ग्रह, है ना, क्षुद्र ग्रह, उसके बाद में उल्का पिंड, ठीक है, उल्का पिंड और धूमकेतु, है ना, धूमकेतु और धूल के कण तथा गैस, है ना, तथा गैस के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं, जो कि एक एक पॉइंट पे हम एक एक पॉइंट पे हम बहुत ही डिटेल से यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं साथियों, ठीक है। सो हम चलते हैं
यहाँ पे सूर्य को देख लेते हैं साथियों कि सूर्य को समझना भी बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो सूर्य की यदि हम बात कर साथियों तो सौरमंडल का क्या है, यह प्रधान है। ठीक है, सूर्यमंडल का क्या, सौरमंडल का क्या है, ये प्रधान है। ठीक है, क्या है, प्रधान है, ये भी आपको याद रखना है। यह हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेघला का मेघला के केंद्र में लगभग कितना 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एक कोने में स्थित है। ठीक है, एक कोने में स्थित है। ठीक है, और यह दुग्ध मेखला क्या सकती है, यह दुग्ध मेखला मेखला मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर, मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर कितना 250 किलोमीटर से 250 किलोमीटर से यानी कि 250 किलोमीटर से 250 किलोमीटर सेकंड की गति से परिक्रमा कर रहा है। कितना 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से क्या कर रहा है, गति यानी कि परिक्रमा कर रहा है। ठीक है, इसका परिक्रमण काल कितना होता है साथियों, परिक्रमण काल जो है, परिक्रमण काल की अगर हम बात करें साथियों, जो लगभग कितना है, परिक्रमण काल है 25 करोड़ वर्ष है। कितना है परिक्रमण काल है साथियों, 25 करोड़ प्रकाश वर्ष है ना। प्रकाश वर्ष है, इसको नोट करते हुए चलना होगा। ठीक है, कितना है 25 करोड़ प्रकाश वर्ष है। ठीक है, इसी के बाद में यह 25 करोड़ प्रकाश वर्ष है। और ध्रुवीय भाग जो है कितना, ध्रुवीय भाग जो है 35 यानी कि 35 दिनों में एक घूर्णन करता है। कितने 35 दिनों में एक घूर्णन करता है। कितना एक घूर्णन करता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कितना 100 यानी कि एक घूर्णन जो है 35 दिन में करता है। ठीक है, यहीं पर अगर बात कर सकते हो सूर्य की, तो सूर्य कैसा एक गैसी गोला है ना। सूर्य कैसा है, एक गैसी गोला है जिसमें क्या पाया जाता है, जिसमें हाइड्रोजन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको हाइड्रोजन जो है, जिसमें हाइड्रोजन 71%, कितना हाइड्रोजन आपको देखने को मिलेगा है ना। कितना हाइड्रोजन जो है साथियों, हाइड्रोजन आपको देखने को मिलेगा 71% है ना। कितना 71%, यही हीलियम की अगर बात कर सकती हूँ है ना। क्या है हीलियम, सूर्य में हीलियम कितना पाया जाता है, सो हीलियम कितना साथियों 26.5%, यानी कि 26.5%, 26.5% क्या है हीलियम है। और अन्य तत्व आते हैं 2.5, अन्य तत्व 2.5% है। ठीक है, इस प्रकार सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है, सूर्य का जो केंद्रीय भाग होता है साथियों वो कहलाता है, सूर्य का जो केंद्रीय भाग है, सूर्य का ये जो केंद्रीय भाग है वो क्या कहलाता है, क्रोड कहलाता है। क्या कहलाता है, आपको याद रखना है, क्या कहलाता है, क्रोड कहलाता है। केंद्रीय भाग क्रोड कहलाता है, ये भी आपको याद रखना है, केंद्रीय भाग क्रोड कहलाता है। जिसका ताप कितना होता है, जिसका ताप होता है साथियों, ताप होता है इसका 1.5 इंटू 10⁷ सेंटीग्रेड होता है। तथा सूर्य के बाहरी सतह पर, सूर्य का जो बाहरी सतह होता है, ये वाला जो सतह होता है, बाहरी सतह कितना होता है 6000 है ना, 6000 सेंटीमीटर, सॉरी 6000 टेम्परेचर होता है। ठीक है, कितना 6000 होता है। ठीक है, 6000 टेम्परेचर होता है। ठीक है, इसी के बाद में हम यहाँ पे चर्चा करें साथियों, सूर्य का हमने बहुत कुछ पॉइंट हमने यहाँ पे देख लिया। तो सौरमंडल का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है, सूर्य का केंद्रीय भाग हमने क्या देखा, सॉरी सौरमंडल का केंद्रीय भाग सूर्य कहलाता है। ठीक है, और इसके बाद में इसी में हमने क्या देखा साथियों कि इस यानी कि इसी को हम क्या कहते हैं, स्वतंत्र भी कहा, यानी कि स्वतंत्र का जनक भी कहा जाता है। और सूर्य और मंदाकिनी गैलेक्सी के केंद्र का परिक्रमण काल कितना, जो कि 200 कितना साथियों 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से परिक्रमा करता है, ये हमने देख लिया था। ठीक है, इसी को एक ब्रह्मांड वर्ष के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है वो साथियों आपको याद रखना है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी होती है ना, पृथ्वी के बीच की जो दूरी है साथियों वो है, आपको याद रखना है 14.5
अंठानवे, है ना, कितना, 14.98 करोड़ किलोमीटर दूर पर स्थित है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, जिसे आगे चल कर के एक खगोलीय इकाई के नाम से भी इसे जाना गया। ठीक है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो औसतन दूरी की अगर हम बात कर सकते हैं, औसतन दूरी को एक औसत दूरी कहा जाता है ना। सूर्य और पृथ्वी के बीच की यही औसतन दूरी को किया जाता है, एक औसत दूरी माना जाता है, एक औसत दूरी कहा जाता है। ठीक है, एक औसत दूरी कहा जाता है। ठीक है, क्या क्या कहा जाता है, औसत दूरी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखते हुए चलना होगा। ठीक है, यही भी है अगर हम बात कर सकते हो सूर्य की। ठीक है, हम सूर्य को बनाने का प्रयास करते हैं। ताकि आपको समझ में आ जाती है। ठीक है, ये हम सूर्य बनाने का प्रयास किए, है ना। सूर्य में कितने लेयर होते हैं साथियों, आपको याद रखना है। सूर्य में आपको 3 लेयर दिखाई देंगे, और उसके बाद में इस प्रकार से इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से देखने को मिलेगा। ये जो आपको यहाँ पे जो बीच का जो पार्ट है साथियों, वो कहलाता है आपका क्या, कोर। क्या कहलाता है, कोर कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, कोर कहलाता है, जिसे हम कोड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कोर कहलाता है, जिसे हम कोड भी कहते हैं। ठीक है, कोर कहलाता है। ठीक है, इसी के बाद में आपको नेक्स्ट अगला पॉइंट आपको याद रखना है। ये वाला जो पार्ट होता है साथियों, इसे कहा जाता है प्रकाश। इसे क्या कहा जाता है साथियों, फोटो। क्या कहा जाता है, फोटो स्फॉर। इसे कहा जाता है फोटो स्फॉर कहा जाता है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट होता है, इसे क्या कहा जाता है साथियों, फोटो स्फॉर। ठीक है, फोटो स्फीयर कहा जाता है। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं प्रकाश मंडल। ठीक है, क्या कहा जाता है, प्रकाश मंडल कहा जाता है। ठीक है, इसी के बाद में आपको क्या याद रखना साथियों, ये वाला जो पार्ट होता है, कौन सा, ये वाला। ठीक है, ये भाग कहलाता है साथियों आपका, ये वाला भाग क्या कहलाता है, तो आपको याद रखना, इसे कहा जाता है वर्णमंडल, है ना। इसे क्या कहते हैं साथियों, वर्णमंडल। अर्थात हम कह सकते हैं साथियों क्रोमोस्फीयर। ठीक है, हम क्या कहते हैं इसे, क्रोमोस्फीयर। ठीक है, क्या कहते हैं, स्फीयर। ठीक है, ये आपको नोट करते हुए चलना है, जिसे वर्णमंडल कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में यहाँ पे जो लास्ट वाला जो पार्ट आता है साथियों, बाहरी भाग, इसे कहा जाता है साथियों कोरोना, अर्थात क्रीट मंडल इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोरोना, है ना। क्या कहा जाता है, कोरोना, अर्थात हम कह सकते हैं क्रीट मंडल, है ना। क्या कहते हैं, क्रीट मंडल। ठीक है, ये हो गया। तो आपको एक एक पॉइंट को नोट करते हुए चलना होगा साथियों। ठीक है, और हमने यहाँ पे क्या क्या देखा, केंद्रीय बिंदु क्या कहलाता है, केंद्रीय बिंदु क्या कहलाता है, कोर कहलाता है। क्या कहलाता है, कोर, अर्थात कोट कहलाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और इसका जो टेम्परेचर होता है साथियों 1.5 करोड़ सेंटीमीटर, ताप जो होता है 1.5 करोड़। ठीक है, जो कि हमने पहले देख लिया है। ठीक है, कितना होता है, 1.5। ठीक, इसी के बाद में मध्य भाग को हमने क्या कहा, क्रोट, है ना। ये हम कह सकते हैं क्या क्या, इसे कहा जाता है क्रोट। ठीक है, इसी के बाद में हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, क्रोट कहा जाता है इसे। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद में जो सबसे बाहरी परत होती है साथियों, सबसे बाहरी परत जिसे हम क्या कहते हैं, कोरोना कहते हैं ना। जिसे हम क्या कहते हैं, कोरोना, अर्थात इसे क्या माना जाता है, क्रीट, यानी कि क्रीट मंडल
कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? किरीट मंडल कहा जाता है। ये आपको नोट करते हुए चलना होगा। ठीक है, अब हम एक एक पॉइंट पे चर्चा करते जाते हो। ठीक है, एक एक पॉइंट पे चर्चा करते हैं। कोर क्या होता है? सो कोर सबसे केंद्रीय भाग माना जाता है। क्या है ये? सबसे केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? कोर कहलाता है। ठीक है, एक एक पॉइंट को हम नोट करते हुए चलेंगे। ये जो केंद्रीय बिंदु है ये क्या कहलाता है? कोड कहलाता है। केंद्रीय बिंदु कोड कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर तापमान सबसे ज़्यादा होता है साथियों। यहाँ पर तापमान कितना होता है? तापमान सबसे ज़्यादा होता है, ये नोट करते हुए चलना होगा। तो सबसे केंद्रीय बिंदु पर तापमान ज़्यादा होता है क्योंकि नाभिकीय संलयन की क्रिया जो है, नाभिकीय संलयन की क्रिया के साथ साथ ही हीलियम का विखंडन भी होता है। अंततः हम कह सकते हैं कि इसी कारण यह तापमान सबसे अधिक यहाँ पर होता है। ठीक है, तो इसको मैं पुनः फिर से नोट करवा देता हूँ साथियों, ताकि आपको यहाँ पे हर एक पॉइंट को नोट करते हुए चलना होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पहला पॉइंट क्या नोट करना है, जो हमने यहाँ पे कोर या फिर कोड देखा है ना, कोर है ना। इसकी अगर हम बात कर सकते हैं यहाँ पे, तो कोर क्या होता है? कोर सूर्य का सबसे यानी कि सूर्य का केंद्रीय बिंदु भाग, यानी कि सूर्य का केंद्रीय भाग है। ठीक है, ये क्या है? सूर्य का केंद्रीय भाग है। क्या है? सूर्य का केंद्रीय भाग है। यहाँ पर तापमान कितना होता है? तापमान कितना होता है यहाँ पर? तो तापमान होता है साथियों, यहाँ पर तापमान कैसे होता है? सबसे अधिक। यहाँ पर जो तापमान होता है सबसे अधिक होता है। तापमान कैसे होगा? तापमान यहाँ पर तापमान सबसे कैसा होगा? अधिक होता है। कहाँ पर? ये जो कोर है, कोर पर अर्थात मुख्य बिंदु पर कहाँ तापमान कैसा होगा? सबसे ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नाभिकीय संलयन है ना। क्या होगा साथियों? नाभिकीय संलयन के कारण है ना, नाभिकीय नाभिकीय संलयन के कारण नाभिकीय संलयन के कारण यहाँ पे हीलियम का विखंडन होता है ना। क्या हो गया? हीलियम का विखंडन होगा। विखंडन होने के फलस्वरूप इसमें क्या होगी? एनर्जी उत्पन्न होगी, है ना। एनर्जी उत्पन्न होगी जिससे कि यहाँ का जो तापमान कैसा होगा? सबसे अधिक होगा। ठीक है, इसको नोट करते हुए चलना होगा। ठीक है, इसी के बाद में हमने यहाँ पे देखा था साथियों फोटोस्फीयर, है ना। क्या देखा था? फोटोस्फीयर, जो कि सेकंड लेयर होता है फोटोस्फीयर। सो फोटोस्फीयर क्या अगर हम बात कर सकते हैं यहाँ पे, तो फोटोस्फीयर क्या होता है? सो फोटोस्फीयर की हम यहाँ पे चर्चा करें। सो फोटोस्फीयर क्या होता है? यह सबसे चमकीला दिखाई देता है। यह कैसे देता है? यह सबसे चमकीला दिखाई देता है। इसी में सौर यानी कि इसी में सौर कलंक भी, यानी कि इसी को सौर कलंक भी कहा जाता है ना। सौर कलंक भी इसी में दिखाई देता है ना। सौर कलंक भी इसी में दिखाई देता है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये क्या है? सबसे चमकीला दिखाई देने वाला भाग होता है। सबसे चमकीला दिखाई देने वाला, है ना। दिखाई देने वाला भाग है, सबसे चमकीला दिखाई देने वाला भाग है। और इसे ही क्या कहा जाता है? इसे ही कहा जाता है साथियों सौर कलंक भी कहा जाता है ना। सौर कलंक कहा जाता है। ये पॉइंट आपको नोट करते हुए चलना पड़ेगा। ठीक है, उसी के बाद में हमने एक नेक्स्ट अगला क्या देखा था साथियों? क्रोमोस्फीयर, है ना। क्या है? क्रोमोस्फीयर। ठीक है, ये है आपका क्रोमोस्फीयर। ठीक है, सो क्रोमोस्फीयर की अगर हम बात कर सकते हो, सो क्रोमोस्फीयर के कारण सूर्य का, यानी कि क्रोमोस्फीयर के कारण सूर्य का सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय कैसा लाल रंग दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाता है साथियों जो क्रोम इस पर जो यहाँ पे जो क्रोमोस्फीयर है ना, क्रोमोस्फीयर के कारण ही क्या होता है, ये भी आपको नोट करते हुए चलना होगा। जो क्रोमोस्फीयर है ना,
क्रोमो स्फीयर के कारण ही, है ना, क्या होता है साथियों, क्रोमो स्फीयर के कारण ही सूर्योदय एवं सूर्यास्त हम कह सकते हैं, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय कैसे दिखाई देता है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय, है ना, समय कैसे दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है, ठीक है। इसे भी आपको नोट करते हुए चलना होगा, ठीक है। हर एक पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। यदि आप टेस्ट अगर लगाओगे ना साथियों, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको बहुत सारे टच होने वाले हैं, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट आपको क्या याद रखना है, यहाँ पे हमने क्या देख लिया, क्या देख लिया साथियों, क्रोमो स्फीयर, ठीक है। क्रोमो स्फीयर की अगर बात करें, क्रोमो स्फीयर हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपको सुधार लेना है, ठीक है, क्रोमो स्फीयर, ठीक है। इसी के बाद में नेक्स्ट अगला है साथियों, क्या है, कोरोना। कोरोना, कोरोना जिसे हम किरीट मंडल भी कहते हैं, ठीक है। सो कोरोना क्या होता है यार साथियों, यहाँ सौर ज्वाला, यहाँ पर क्या होती है, सौर ज्वाला निकलती है ना, यहाँ पर क्या होती है, सौर ज्वाला निकलती है, ठीक है, सौर ज्वाला निकलती है, ठीक है। ये भी आपको नोट करते हुए चलना है। क्या कोरोना है, यहाँ पर सौर ज्वाला निकलती है, ठीक है। ये आपको नोट करते हुए चलना होगा। सौर ज्वाला निकलती है जब यहाँ पे सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है साथियों, सूर्य ग्रहण की स्थिति में किरीट दिखाई देता है। यहाँ पे क्या होता है, जब सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण के समय यहाँ पे क्या दिखाई देता है, किरीट दिखाई देता है ना, क्या दिखाई देता है, किरीट दिखाई देता है। और इसी को हम डायमंड रिंग भी कहते हैं, ठीक है। इसी को हम डायमंड रिंग भी कहते हैं साथियों। सो यहाँ पे क्या होता है, सूर्यास्त, यहाँ पे और एक पॉइंट आपको याद रखना है साथियों, क्या होता है जब सूर्य ग्रहण होगा, है ना, क्या होता है जब सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण की स्थिति में क्या होता है, सूर्य ग्रहण की स्थिति में किरीट दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है, किरीट दिखाई देता है, ठीक है। किरीट दिखाई देता है जिसे क्या कहा जाता है, डायमंड रिंग भी कहा जाता है, ठीक है। रिंग भी इससे कहा जाता है, ठीक है। ये आपको नोट करते हुए चलना होगा साथियों, ठीक है, डायमंड रिंग भी कहा जाता है, ठीक है। इसी के बाद में नेक्स्ट अगला आपको पॉइंट याद रखना है साथियों कि रिंग भी कहा जाता है, ठीक है। इसी के बाद में सारा भाग, यानी कि ये जो सारा भाग होता है साथियों, सारा भाग को चंद्रमा क्या होता है, सारा भाग को चंद्रमा ढक लेता है और अन्य एक भाग दिखाई देता है, दिखाई देता है जिसे हम क्रीट कहते हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद में सूर्य की अगर मत कर सकते हो, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत जो है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत की अगर हम यहाँ पे चर्चा कर सकते हो, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, आपने कई बार पढ़ा भी होगा। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है, ठीक है। क्या होता है, नाभिकीय संलयन, है ना। ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, नाभिकीय, क्या होता है, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन होता है, ठीक है। किसके द्वारा होता है, नाभिकीय संलयन, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसी के बाद में अगर हम बात कर सकते हो यहाँ पे नेक्स्ट अगले पॉइंट की, तो सूर्य कैसा है, गैसों का कैसा होता है, संगठन है। सूर्य कैसा है, सूर्य पर गैसों का संगठन है, गैसों का संगठन है, जिसमें क्या क्या है साथियों, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 71% क्या है, हाइड्रोजन है। 71% हाइड्रोजन, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया है। इसके बाद में 25 अर्थात 26.5% क्या है, हीलियम। सॉरी, यहाँ पे सही कर लीजिएगा, ठीक है।
क्या है, हीलियम। ठीक है, इसी के बाद में 20 यानी कि 2.5% क्या है यहाँ पे, अन्य गैस है। ठीक है, गैस है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यही पे सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद रखना चाहती हूँ, H2 और He का जो अनुपात हमेशा यहाँ पे पूछा जाता है। ठीक है, सो H2 अनुपात H का जो अनुपात होता है साथियों, कितना होता है, 3:1। और ये क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और सौर विकिरण क्या होता है साथियों, सौर विकिरण सूर्य से निकलने वाला विकिरण को क्या हम क्या कहते हैं, सौर विकिरण कहते हैं। सूर्य से निकलने वाला क्या होता है, सूर्य से निकलने वाला, सूर्य से निकलने वाला विकिरण को सौर विकिरण कहते हैं ना। क्या होता है साथियों, विकिरण, निकलने वाला, सूर्य से निकलने वाला विकिरण है ना। सूर्य से निकलने वाला विकिरण सौर विकिरण कहलाता है। ठीक है, कहलाता, ये पॉइंट आपको नोट करते हुए चलना होगा। ठीक है, विकिरण कहलाता है जिसे इंसोलेशन, जिसे इंसोलेशन फूल भी कहा जाता है। क्या जाता है साथियों, जिसे इंसोलेशन फूल भी कहा जाता है, इंसोलेशन भी कहा जाता है। ठीक है, जिसे कहा जाता है इंसोलेशन भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इंसोलेशन आता है, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, और इसके बाद में इसका और एक महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखना है साथियों, यह यानी कि 2 अरब इकाई प्राप्त होती है, यह 2 अरब इकाई में प्राप्त होती है। ठीक है, इसी के बाद में नेक्स्ट अगला आपको याद रखना है, 1.94 कैलोरी प्राप्त होती है यहाँ से। कितनी, 1.94 कैलोरी है ना, एक कितना, 1.94 कैलोरी, 94 कैलोरी 1.94 कैलोरी प्राप्त होती है। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखते हुए चलना होगा। ठीक है, इसी के बाद में लघु रंगों की अगर बात करते हैं, लघु रंगों के रूप में, सॉरी, लघु तरंगों के रूप में विद्युत चुंबकीय तरंगे यहाँ पे दिखाई देती है। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या याद रखना चाहती हूँ, यहाँ पे 4 स्पेक्ट्रम प्राप्त होती है। ठीक है, कितने, 4 स्पेक्ट्रम प्राप्त होती है। इनको हम बहुत ही डिटेल से देखेंगे, कितने, 4 स्पेक्ट्रम प्राप्त होती है, 4 स्पेक्ट्रम। कितने, 4 स्पेक्ट्रम प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसको हम डिटेल से देखते हैं साथियों, 4 स्पेक्ट्रम कैसे प्राप्त होती है। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम बात करें साथियों, ये क्या है, सूर्य है। ठीक है, इससे थोड़ा सा बनाने में समय लग रहा है साथियों, फिर भी हम यहाँ पे बनाते हैं थोड़ा सा स्पीड से, है ना, बस आपको समझ में आ जाना चाहिए साथियों। ठीक है, यहाँ पे हमने बना लिया है। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है, लघु तरंगे होती है। ठीक है, ये क्या कहलाती है, लघु, क्या कहलाती है, लघु तरंगे, क्या कहलाती है, लघु तरंगे कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, लघु तरंगे कहलाती है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, यहीं पे अगर हम बात करें साथियों, सो यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पे दृश्य अलग अलग देखने को मिलेगा साथियों। ठीक है, ठीक, इसमें आपको देखने को मिलेगा
तीन अलग पार्ट देखने को मिलेगा साथियों। CBA, ठीक है, CBA। और यही अगला भाग होता है साथियों जिसे हम कहते हैं दृश्य किरणें, जिसे हम क्या कहते हैं, दृश्य किरणें। दृश्य किरणें होती है, ठीक है। दृश्य किरणें के बाद में यहाँ पे होता है अवरक्त किरणें। यहाँ पे क्या होगा, अवरक्त किरणें, अवरक्त किरणें। इसके बाद में यहाँ पे होता है माइक्रोवेव, ठीक है, और माइक्रोवेव और रेडियो। यहाँ पे होगा क्या होता है, माइक्रोवेव, है ना। और यहाँ पे ये वाला पार्ट में होगा साथियों रेडियो। ठीक है, ये वाला पार्ट होता है इस प्रकार, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम बात करें साथियों, ये जो पार्ट है 1 कहलाता है, ठीक है। ये पार्ट और ये पार्ट क्या कहलाता है, सॉरी, ये पार्ट और यहाँ तक जाएगा ये पार्ट, हम ये पार्ट से ये पार्ट कर सकते हैं। ये पार्ट कहलाता है क्या, 1, ठीक है। यहीं पे ये वाला जो पार्ट होता है मध्य का, ये कहलाता है क्या, 2, ठीक है। और ये कहलाता है आपका 3rd पार्ट, ठीक। इसके बाद में ये पार्ट कहलाता है, ठीक है, कितना, 4th पार्ट, ठीक है। इसको हम डिटेल से समझते हैं, ठीक है। यदि हम यहाँ पे बात कर सकते हैं, ये कुछ क्वेश्चन पूछा गया है जो कि रंगों को लेकर है, और आपने पढ़ा भी होगा कि वैजा हपी नाला, है ना, वैजा हपी नाला, जो कि अलग अलग यहाँ रंगों का प्रकार है। ये जो फॉर्मूला है इसे भी आपको पता होगा, ठीक है, क्या, वैजानी हपी नाला, ठीक है, क्या है, वैजानी हफी नाला, ठीक है। ये रंगों का क्रम है, ठीक है, वैजानी हफी नाला। अतः हम कह सकते हैं साथी बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, है ना, नारंगी और लाल, ठीक है। ये रंग भी आपको सीरियल क्रमांक से आपको याद रखना है, और ठीक है। और इस स्पेक्ट्रम में साथियों जैसे जैसे पश्चिम से पूर्वी की ओर जाते हैं ना, पश्चिम से पूर्वी की ओर जाते साथियों ऊर्जा की मात्रा कैसे होती जाती है, कम होती जाती है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है, वैजानी हपी नाला, वैजानी हपी नाला। ये कैसे है, दूरस्य कैसे होते हैं, ये कैसे होते हैं, दूषी किरणें होती है, दूष्य किरणें होते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अवरक्त किरणें अगर मत कर सकते हो, तो अवरक्त किरणें होती है यहाँ पे पृथ्वी का ताप, यानी कि पृथ्वी का जो तापमान होता है, पृथ्वी का तापमान बढ़ाने में क्या होते हैं, सघन होते हैं। पृथ्वी के तापमान बढ़ाने से ये कैसे हो जाते हैं, सघन होते हैं अवरक्त किरणें, ठीक है। ये आपको याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। यहीं पे हम बात कर सकते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट पे, एविडो की, ठीक है। सो यहाँ से हमने काफ़ी कुछ पॉइंटों को हमने डिटेल से देखा साथियों। इसके बाद में हम यहाँ पे देखते हैं, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। और अगले पॉइंट की ओर अगर बढ़ते हैं साथियों, तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा, ये है साथियों सूर्य। सूर्य का जो मुख्य बिंदु है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, हैज़बेथ ने बताया था कि 10 कितना, हैज़बेथ ने बताया था साथियों कि 10 का पावर 7 ताप पर सूर्य के केंद्र में यहाँ पे क्या, हाइड्रोजन के 4 नाभिक मिलकर एक हीलियम के नाभिक का निर्माण करते हैं, जिसे हम नाभिकीय संलयन कहते हैं, जो कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य की जो उद्दीप्तमान सतह होती है साथियों, सूर्य की उद्दीप्तमान सतह को
प्रकाश मंडल कहते हैं। और प्रकाश मंडल के जो किनारे होते हैं, प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होते हैं क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का जो अवशोषण करते हैं, सूर्य का वायुमंडल जो प्रकाश का अवशोषण कर लेता है, इससे वायुमंडल कहते हैं यह लाल रंग का दिखाई देता है। सूर्य ग्रहण की अगर मत कर सकते हो, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य से दिखाई देने वाला भाग को हम सूर्य किरीट कहते हैं, जो कि मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है। और यह सूर्य का बाह्यतम परत होता है। सूर्य किरीट जो कि एक्सरे किरणें उत्सर्जित करती है, इसे सूर्य का मुखौटा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूर्य का मुखौटा भी कहा जाता है। और पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य किरीट का प्रकाश की प्राप्ति होती है। ठीक है, सूर्य की उम्र यहाँ पे कितना बताया गया है साथियों? सूर्य की उम्र बताया गया है यहाँ पे 5 मिलियन वर्ष। ठीक है, कितना? 5 मिलियन वर्ष। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसी के बाद में नेक्स्ट अगले पॉइंट पे हम चलते हैं साथियों। और नेक्स्ट अगला अगर हम बात कर सकते हैं सौरमंडल यानी कि सौर ज्वाला को समझने से पहले हम यहाँ पे देखते हैं एविडो। सो एविडो क्या होता है साथियों? अगर हम देखें एविडो की, तो माना कि सूर्य के कितने 100 सूर्य के कितने 100 सूर्य के कितने 100 यूनिट सूर्य के 100 यूनिट सूर्य से 100 यूनिट क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। परंतु कुछ मात्रा में क्या होगा साथियों? वापस चली जाती है। उसे ही हम क्या कहते हैं साथियों? उसे ही हम कहते हैं एविडो। उसे ही हम एविडो कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है साथियों? 35% क्या हो जाता है? वापस चला जाता है। कितना? 35% वापस चला जाता है 100% में से। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, क्या? एविडो। क्या होता है एविडो? सो एविडो वह भाग होता है साथियों, एविडो उसे कहा जाता है जिसमें यानी कि जो सूर्य से जो आने वाली जो ऊर्जा है उसका कितना 35% जो भाग है कितना पुनः वापस चला जाता है। कितना? 35% जो भाग है पुनः वापस चला जाता है। ये पॉइंट पे आपको नोट करते हुए चलना होगा साथियों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, वापस चला जाता है। अब वापस कैसे जाता है साथियों, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, यह है पृथ्वी। ठीक है, ये अलग अलग लेयर है। अलग अलग लेयर है। तो जो सूर्य का प्रकाश आता है साथियों, सूर्य का प्रकाश जब आता है, आने के पश्चात क्या होता है साथियों? कुछ जो प्रकाश है वो कैसे हो जाता है? रिटर्न हो जाता है। कितना रिटर्न होता है? तो जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे 35% कैसे हो जाता है? रिटर्न हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं साथियों? एविडो कहते हैं। ठीक है, कितना? एविडो क्या कहते हैं? एविडो कहते हैं। और 27% इकाई वायु 27% जो है ये वायुमंडल में पुनः वापस चला जाता है। और इसमें होता है साथियों 6% धूल के कण होते हैं। और कितने? 6% जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 6% धूल के कण होते हैं। कितना? 6% धूल के कण होते हैं। और इसमें 27% इकाई जो होता है वायुमंडल में होता है। ठीक है, इसी के बाद में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा साथियों 2% है ना। 2% पृथ्वी पर चिकनी सतहों के कारण यहाँ पे 2% चिकनी सतहों के कारण होता है। ठीक है, इसी के बाद में पृथ्वी की अगर मत कर सकते हो, पृथ्वी का जो अल्बिडो होता है, पृथ्वी का अल्बिडो अन्य ग्रहों से कैसे हो जाता है? सर्वाधिक होता है। कैसे होता है? सर्वाधिक होता है। ठीक है, पृथ्वी का जो अल्बिडो है साथियों, पृथ्वी का जो एल्बिडो है वो कैसे होता है? पृथ्वी का जो एल्बिडो है, पृथ्वी का एल्बिडो कैसे हो जाता है? अधिक होता है। ठीक है, ये अभी आपको याद रखना है। ठीक है, एल्बिडो अधिक होता है। यहीं पे आपको याद रखना साथियों, पृथ्वी उस विकिरण को बिना अवशोषित किए अंतरिक्ष में लौटा देता है, जिसे हम क्या कहते हैं? एल्बिडो कहते हैं। ठीक है, सो एल्बिडो की अगर बात कर सकते हो, सो एल्बिडो क्या होता है? एल्बिडो वह भाग होता है जो कि बिना अवशोषित किए हुए, है ना, बिना अवशोषित किए हुए पृथ्वी उन विकिरणों को क्या करता है? बिना अवशोषित किए हुए रिटर्न कर देता है, जिसे हम क्या कहते हैं? एल्बिडो कहते हैं। इसको मैं आप लोगों को नोट ही करवा देता हूँ साथियों, है ना।
एल्बिडो क्या कहलाता है? पृथ्वी यानी कि पृथ्वी उस विकिरण को पृथ्वी उन विकिरणों को क्या करता है? बिना अवशोषित किए अंतरिक्ष में लौटा देता है ना। सिद्ध किए लौटा देता है जिसे हम क्या कहते हैं साथियों? एल्बिडो कहते हैं। ठीक है, एल्बिडो कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। सौर कलंक क्या कहलाता है साथियों? सौर कलंक क्या होता है? सौर कलंक सन स्पॉट की अगर हम बात करें साथियों, सौर कलंक की अगर हम बात करें तो सौर कलंक क्या होता है उसको हम यहाँ पे डिटेल से देख लेते हैं। क्या होता है सौर कलंक? तो यदि हम सौर कलंक की बात करें साथियों, यहाँ पे हम बनाते हैं सौर कलंक। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है साथियों? सौर कलंक की अगर हम बात करें, हम चर्चा किस पे कर रहे हैं? सौर कलंक पे। ठीक है, ठीक है, सौर कलंक पे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो मुख्य भाग क्या कहलाता है? ये क्या कहलाता है साथियों? क्रूड। इसे हम कहते हैं क्रूड। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा साथियों? क्रूड कहलाते हैं। ये क्या कहलाता है? क्रूड कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? हाइड्रोजन और हीलियम, है ना। क्या होता है यहाँ पे? हाइड्रोजन और हीलियम, है ना। हाइड्रोजन और हीलियम, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट होता है साथियों, ये पार्ट क्या कहलाता है? ये प्रकाश मंडल होता है। ये क्या होता है? प्रकाश मंडल। ठीक है, ये कहलाता है प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल, ठीक है। और ये वाला पार्ट कहलाता है साथियों, आपको याद रखना क्या? तापमान घट के, यानी कि इसका जो तापमान घट कर कैसे हो जाता है? तापमान घटकर 15 रह जाता है ना। तापमान घटकर 1500 रह जाता है। तापमान घटकर कितना? 1500 सेंटीमीटर रह जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, यहीं पे अगर बात करते हैं सूर्य के प्रकाश मंडल में हाइड्रोजन एवं हीलियम में नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, और इस नाभिकीय संलयन की क्रिया पूर्ण हो जाती है, और उस स्थिति में क्या होता है? तापमान घटकर के कितना हो जाता है? 1500 आकर रह जाता है। ये भी आपको, और ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ठीक है, यहीं पर बात कर सकते हो, उसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? सौर कलंक कहते हैं। ठीक है, क्या होता है जब सूर्य के प्रकाश मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम, है ना, हाइड्रोजन और हीलियम, क्या होता है? हाइड्रोजन और हीलियम क्रिया करके क्या करते हैं? नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है यहाँ पे, और क्रिया पूर्ण हो जाती है। उस स्थिति में क्या होता है? तापमान घटकर कितना हो जाता है? 1500 सेंटीग्रेड तक आ जाता है। 1500 सेंटीग्रेड में आ जाता है। उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? सौर मंडल कहते हैं। ये पॉइंट को आपको नोट करते हुए चलना होगा। और नाभिकीय संलयन की क्रिया में हुई विस्फोट हुआ और सौर ज्वालाएं जो निकलती है, सौर ज्वालाएं अंतरिक्ष में चली जाती है या चली गई हो, तो वह हीलियन का तापमान कम हो जाता है। कितना हो जाता है हीलियन का तापमान? यानी कि वहाँ पे
तापमान कैसे हो जाता है साथियों, हीलियम का तापमान कैसे होता जाता है, 15 कम कम रह जाता है, कितना 1500 में आकर रह जाता है। जबकि और पास का जो तापमान की अगर हम बात कर सकते हैं तो और पास का जो तापमान होता है सर्वाधिक होता है, और एक ही क्षेत्र का जो तापमान कम होता जाता है। तो वह धब्बे धब्बे के रूप में दिखाई दे, एक ही जगह का जो तापमान है कम होता जाता है, जिससे कि वहाँ धब्बे के रूप में दिखाई देने लगता है, धब्बे के रूप में दिखाई देने लगता है। उसी धब्बे को क्या कहते हैं, सौर कलंक कहा जाता है, सौर कलंक कहा जाता है। इस पॉइंट को आपको नोट करते हुए चलना होगा। और जहाँ से ऊष्मा अंतरिक्ष में चली जाती है ना, जहाँ से क्या होता है ऊष्मा अंतरिक्ष में चली जाती है, उसको सौर ज्वालाएं भी कहा जाता है, सौर ज्वालाएं कहा जाता है। और सौर ज्वालाएं, सौर कलंक कलंक यह प्रक्रिया, यह सौर ज्वालाएं, सौर कलंक का यह प्रक्रिया निरंतर चलते रहता है। ठीक है, ये पॉइंट में आपको याद करते हुए चलना होगा। ठीक है, इसी के बाद में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले थे, उसी कारण यहाँ पे बीच में क्या होता है, धब्बे पड़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं, धब्बे के रूप में यहाँ पे नजर आते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम यहाँ पे एक एक ग्रह के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे साथियों। ठीक है, एक एक ग्रह के बारे में बहुत ही डिटेल से हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं, यहाँ पे क्या क्या चर्चा कर लिया साथियों। यहाँ पे हमने सौर कलंक के बारे में चर्चा किया था। सौर कलंक के बारे में मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताने का प्रयास किया। सो एक एक पॉइंट को आपको नोट करते हुए चलना होगा। ठीक है, इसके बाद में आपको यहाँ पे अगर मैं आप लोगों से बात करूँ साथियों, जो है अलग अलग ग्रहों की अगर हम बात कर साथियों, अलग अलग ग्रहों को हम यहाँ पे अगर देखें तो अलग अलग ग्रह जो है आपको अलग अलग क्रम में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसे हम एक बार देख लेते हैं साथियों। ठीक है, सो अलग अलग ग्रहों को देखते हैं। यहाँ पे एक एक पॉइंट को नज़र रखते हुए चलना होगा साथियों, क्योंकि यहाँ पे पूरे ग्रहों को हम बहुत ही डिटेल से देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यदि यहाँ पे बात करें साथियों सूर्य की, है ना, यहाँ पे क्या है, इसको हम कलर चेंज करते साथियों। क्या है, ये सूर्य है। सूर्य के बाद में ये है साथियों बुध। क्या है, बुध है। ठीक है, सूर्य के बाद में क्या है, बुध है। बुध के बाद में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा साथियों क्या, शुक्र। क्या है, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, और ये हो गया आपका शनि, है ना। बृहस्पति के बाद में क्या, शनि, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अरुण और वरुण, है ना। अरुण और वरुण। तो दूरी के आधार पर हम देखते हैं साथियों, सबसे पहला ग्रह आता है क्या, बुध, शुक्र, उसके बाद में पृथ्वी, उसके बाद में मंगल, उसके बाद में बृहस्पति, उसके बाद में शनि, उसके बाद में अरुण, फिर उसके बाद में वरुण। ये क्रम भी आपको याद रखते हुए चलना होगा साथियों, कि इन क्रमों के बारे में भी आपको पूछा जाता है। ठीक है, जो कि आपको याद रखना है। ठीक,
एक एक ग्रह को हमको बहुत ही अच्छे से देखना होगा साथियों, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें साथियों, इन ग्रहों को बहुत ही अच्छा से अगर देखें, सो आपको यहाँ पे अलग अलग जो ग्रह है उनका अलग अलग आकार भी आपको यहाँ पे याद रखना है, और उन आकारों को भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। सो यदि हम सूर्य के बाद में पृथ्वी की अगर सॉरी बुध की अगर बात कर सकते हो, सो बुध क्या होता है, सबसे छोटा ग्रह है। बुध कैसा है, सबसे छोटा ग्रह है ना। सौरमंडल का कैसा है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध है, ठीक है। इसी के बाद में हम नेक्स्ट अगले ग्रह की अगर हम बात कर सकते हो, सो नेक्स्ट अगला जो ग्रह आपको नजर आएगा, जो सबसे बड़ा जो ग्रह है वो है बृहस्पति, है ना। क्या है, सूर्य के बाद में बृहस्पति है, ठीक है। कौन सा है, बृहस्पति है, ठीक है। बृहस्पति के बाद में आपको नजर आएगा साथियों क्या, शनि, है ना। शनि, उसके बाद में शनि के बाद में नेक्स्ट अगला नजर आएगा साथियों क्या, पृथ्वी, है ना। पृथ्वी, और पृथ्वी के बाद में आपको नजर आएगा साथियों मंगल, है ना। क्या है, मंगल है, ठीक है। इस प्रकार आपको क्रम से आपको याद रखना है साथियों, ठीक है। इस प्रकार आपको क्रम से याद रखना है। सो पहला जो ग्रह आता है, बुध आता है, शुक्र आता है, फिर पृथ्वी आता है, फिर मंगल आता है, फिर बृहस्पति आता है, फिर शनि आता है, फिर अरुण आता है, फिर वरुण आता है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद में आपको क्या याद रखना है साथियों, कुछ ग्रह इसमें ऐसे भी है, कुछ ग्रह ऐसे भी है जो कि गैसों, जिनका निर्माण कैसे गैसों से हुआ है, और कुछ ऐसे ग्रह भी है जो कि अलग अलग दिशा में क्या करते हैं, गति करते हैं, ठीक है। अलग दिशा में, यानी कि उनका जो घूर्णन काल है, यानी कि घूर्णन जो यानी कि घूमने की जो दिशा है वो अलग अलग है। तो एक एक को हम यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। सो यदि यहाँ पे हम बुद्धि की हम बात कर सकते हैं, सो बुद्ध जो है, बुद्धि की दिशा कैसी है, ठीक है। बुद्ध कैसे घूमता है, बुद्धि की दिशा ऐसी है। इसके बाद में यहीं पर अगर मत कर सकते हो शुक्र की, ये भी आपको बुद्ध जैसा ही नजर आएगा। पृथ्वी भी सेम ही नजर आएगा। इसके बाद में मंगल, मंगल के बाद में बृहस्पति, है ना। बृहस्पति के बाद में एक आता है साथी, बृहस्पति के बाद में आपको नजर आएगा शनि, है ना। शनि, शनि के बाद में नजर आएगा साथियों अरुण, है ना। क्या है, अरुण। और अरुण एक ऐसा ग्रह है साथियों, अरुण एक ऐसा ग्रह है जो कि विपरीत दिशा में क्या करता है, विपरीत दिशा में घूर्णन करता है, ठीक है। और यहाँ पे और एक जो ग्रह है साथियों जो कि आपको नजर आएगा क्या, शुक्र, ठीक है। कौन है, शुक्र है। तो शुक्र जो दो ग्रह है साथियों, दो ग्रह कौन कौन से, एक शुक्र है और एक आपको नजर आएगा क्या, शुक्र, और एक अरुण नजर आएगा, जो कि विपरीत दिशा में इनकी जो गति होती है वो कैसे होती है, विपरीत दिशा में, अर्थात उल्टे क्रम में चलते हैं। ये कैसे चलने वाले ग्रह है, उल्टे क्रम में चलने वाले कौन कौन से ग्रह, तो एक आपको दिखाई देंगे शुक्र और वरुण। शुक्र और वरुण जो है साथियों ये चलते हैं उल्टे, ठीक है। इसको मैं नोट करते हुए चलूंगा मैं आपको। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, शुक्र और जो वरुण है ये कैसे चलते हैं, उल्टे दिशा में चलते हैं, ठीक है। उल्टे दिशा में घूमते हैं। सो उल्टी दिशा में कौन कौन से घूमते हैं, एक वरुण घूमता है और एक
घूमता है साथियों कौन सा, शुक्र, है ना, वरुण और शुक्र घूमता है, ठीक है। ये आपको नोट करते हुए चलना होगा, ठीक है। यहीं पे अगर मत के साथियों ये जो गैसीय जो पिंड होते हैं साथियों कौन कौन से, तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा, एक यहाँ पे लेयर डाल देता हूँ साथियों मंगल के बाद में, ठीक है। इस साइड जितने भी ग्रह हैं साथियों, इस साइड वाले भाग में जितने भी ग्रह है वो कैसे ग्रह है साथियों, जितने भी ग्रह है गैसी ग्रह है ना, कैसे है, गैसी ग्रह है, कैसे ग्रह है, गैसी ग्रह है, गैसी ग्रह है, जो कि जिनका निर्माण किससे हुआ है, गैस से हुआ है। सो गैसी ग्रह कौन कौन से हैं, सो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो गैसी ग्रह कौन कौन से, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये ऐसे ग्रह है जिनका निर्माण किससे, गैस से हुआ है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसी के बाद में नेक्स्ट अगले पॉइंट पे चलना चाहती हूँ कि गैस ग्रह जोबियन का जो बाहरी परत होता है साथियों, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और उसके बाद में ग्रह के अगर मत कह सकते हो, ग्रह की परिभाषा के अगर हम देखें, सो ग्रह क्या होता है, आंतरिक, वह आंतरिक भाग या वह आंतरिक खगोलीय संघ, यानी कि खगोलीय संघ के द्वारा, यानी कि खगोलीय संघ के द्वारा जिनका निर्माण होता है, ठीक है। और इसके बाद में अगर हम देख सकते हो प्लेनेट या फिर घुमक्कड़ की अगर हम बात कर सकते हो, तो प्लेनेट या घुमक्कड़, जिसे प्लेनेट या घुमक्कड़ भी कहा जाता है कुछ ग्रहों को, ठीक है। और नज़दीकी तारे की अगर हम बात कर सकते हो, नज़दीकी तारा का जो परिक्रमण काल होता है वो आपको यहाँ पे बताना है। ऊर्जा क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, और ऊर्जा यानी कि ऊर्जा सूर्य, यानी कि जो ऊर्जा सूर्य जो है ऊर्जा कैसे प्राप्त करता है। दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में परिक्रमा करने वाले ग्रह कौन कौन से है। अपने कक्ष पर घूर्णन कक्ष कितना होता है, या कक्षा यानी कि कक्षा निश्चित होती है, या वह निश्चित कक्षा कौन सी होती है, ठीक है। निश्चित कक्षा कैसी होती है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। इसी के बाद में हम यहाँ पे देख सकते हो, हमने अलग अलग ग्रहों को देखा यहाँ पे अच्छे से। इसी के बाद में अगर यहाँ पे देखिए आकार की दृष्टि से, तो सबसे जो बड़ा जो ग्रह आता है कौन कौन सा, बृहस्पति आता है, ठीक है। आकार की दृष्टि से भी यहाँ पे आपको नजर आएगा साथियों कौन सा, आकार की दृष्टि से आपको नजर आएगा, आकार की दृष्टि से बृहस्पति के बाद में आपको नजर आएगा शनि, है ना। शनि क्या है, शनि है। शनि के बाद में आपको नजर आएगा साथियों वरुण, है, क्या है, वरुण है, ठीक है। यहाँ पे एक ग्रह आपको नजर आएगा, कौन सा है, वरुण है, ठीक है। वरुण है। थर्ड आकार की दृष्टि से वरुण है, ठीक है। वरुण के बाद में आपको नजर आएगा साथियों, वरुण हो गया, ठीक है, सॉरी अरुण है, यहाँ पे अरुण है साथियों, इसे आप सही कर लीजिएगा, है ना। आकार की दृष्टि से क्या है, वरुण ना सही नहीं, सॉरी कौन सा है, अरुण है, ठीक है। थर्ड नंबर पे आता साथियों अरुण, ठीक है। अरुण के बाद में ये आएगा वरुण, है ना। फोर्थ नंबर पे वरुण आएगा, ठीक है, वरुण आएगा। इसके बाद में आता है साथियों पृथ्वी, ठीक है, क्या जाता है, पांचवें नंबर पर पृथ्वी। पृथ्वी के बाद में आपको नजर आएगा साथियों शुक्र, है ना। छठे नंबर पर शुक्र और सातवें नंबर पर मंगल, है ना। सातवें नंबर पर मंगल और आठवें नंबर पर आएगा साथियों बुध, जो कि सबसे छोटा है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आकार की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सो आकार की दृष्टि से आपको नजर आ रहा होगा क्या, सॉरी बृहस्पति, इसके बाद में शनि, इसके बाद में अरुण, है ना, अरुण, इसके बाद में वरुण है, वरुण, इसके बाद में आपको देख नजर आएगा साथियों शुक्र, शुक्र के बाद में पृथ्वी, पृथ्वी के बाद में आएगा मंगल, और मंगल के बाद में लास्ट बुध। सो सबसे छोटा ग्रह जो है बुध है, और सबसे बड़ा ग्रह जो है वो क्या है, बृहस्पति है। ये भी आपको नोट करते हुए चलना होगा साथियों, ठीक है। और इसका क्रम भी कभी कभी पूछ लिया जाता है साथियों, ठीक है। इसी के बाद में आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि गैसी ग्रह कौन से हैं। तो गैसी ग्रह जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, गैसी ग्रह कौन कौन से हैं। सो गैसी ग्रह
जो है यहाँ से इस साइड जितने भी दिखने वाले ग्रह है, वो चाहे बृहस्पति हो, शनि हो, अरुण हो, वरुण हो, सभी ग्रहों का निर्माण कैसे गैसों के माध्यम से हुआ है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है। तो बुध की अगर हम बात कर सकते हैं तो बुध जो है सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह है, पहला पॉइंट हो गया। और सबसे छोटा ग्रह है, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है, दैनिक तापमान सर्वाधिक होता है, कितना सर्वाधिक, अर्थात 6000 सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, और यहाँ पे कोई वायुमंडल नहीं पाया जाता है और कोई उपग्रह नहीं है, यहाँ पर कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसी के बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, इसका कोई उपग्रह नहीं है। और परिक्रमण काल कितना होता है, 88 दिन का होता है। परिक्रमण काल कितना होता है, 88 दिन का होता है। ठीक है, ये भी आपको नोट करते हुए चलना होगा। ठीक है, तो ये हमने ग्रहों के बारे में यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों पर चर्चा किया साथियों। ठीक है, और यहाँ पे हमने आकार की दृष्टि से और दूरी की दृष्टि से भी हमने यहाँ पे चर्चा कर लिया है। ठीक है, आकार की दृष्टि से कौन कौन सा है, तो आकार की दृष्टि से हमने यहाँ पे क्या क्या देखा साथियों। आकार की दृष्टि से हमने पहला देखा बृहस्पति, उसके बाद में शनि, फिर उसके बाद में अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध। ठीक है, जो कि सबसे छोटा क्या है, बुध है, और सबसे बड़ा कौन सा है, बृहस्पति है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसी के बाद में जोबियन ग्रह की अगर बात कर सकते हो, जोबियन ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है, जोबियन ग्रह। अर्थात हम इसे कह सकते हैं जोबियन ग्रह, अर्थात हम कह सकते हैं बृहस्पति के, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, है ना, शनि, अरुण, वरुण, अर्थात ये ग्रह है साथियों, कैसे है, गैसीय ग्रह है। ठीक है, इसी के बाद में अगर हम बात कर सकते हो दूरी, अर्थात दूरी के आधार पर ग्रह, तो दूरी के आधार पर क्या है, पहला बृहस्पति है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है ना, पृथ्वी है, मंगल है, सॉरी पृथ्वी है, क्या है, पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी है, उसके बाद में आपको यहाँ पे नजर आएगा साथियों, पृथ्वी के बाद में आपको नजर आएगा मंगल। ठीक है, मंगल, उसके बाद में बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, और परिक्रमण काल के अगर बात कर सकते हो, परिक्रमा के आधार पर अगर बात कर सकते हो, आरोही क्रम में आपको दिखाई देंगे साथियों बुध, शुक्र, है ना, क्या क्या है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, है ना, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल है। ठीक है, इसी के बाद में नेक्स्ट अगले पॉइंट पे चलते हैं साथियों, नेक्स्ट अगला पॉइंट पे चलते हैं। और नेक्स्ट अगले पॉइंट पे हम यहाँ पे देखेंगे बुध को। ठीक है, इसको देखेंगे बुध को, बुध पे हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। सो बुध की अगर हम यहाँ पे बात करें साथियों, सो बुध में यहाँ पे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उनको हम यहाँ पे नोट करते हुए चलेंगे, है ना। सो बुध के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, सो बुध यहाँ क्या है, सबसे नज़दीकी ग्रह है, सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है ना, सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है, जो कि सूर्य से निकलने यानी कि निकलने के 2 घंटे पहले दिखाई देता है, सूर्य के निकलने से 2 घंटे पहले दिखाई देता है। और यह सबसे छोटा ग्रह है जिसके यानी कि इसके पास में कोई उपग्रह नहीं है। ये पॉइंट भी आपको नोट करते हुए चलना होगा। ठीक है, इसी के बाद में यह सबसे छोटा ग्रह है जो कि मैंने आपको बता दिया है, सबसे छोटा ग्रह है। इसके बाद में इसका जो दैनिक तापमान होता है साथियों, दैनिक तापमान कितना होता है, दैनिक तापमान आपको याद रखना है 600 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना है, सॉरी 600 सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, इसी के बाद में इसका कोई वायुमंडल यानी कि सॉरी इसका कोई ग्रह सॉरी इसका कोई उपग्रह नहीं है। यह सबसे छोटा विशिष्ट गुण होता है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का होना होता है। ठीक है, इसी के बाद में यह सूर्य का परिक्रमण का यानी कि सूर्य का परिक्रमण सबसे कम समय में पूर्ण कर लेता है, अर्थात यह सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है। और यह दिन यानी कि यह दिन अति गर्म का एवं रात कैसे होती है, बर्फीली होती है, दिन कैसे होती है, गर्म होती है, और रात होती है बर्फीली। और इसका जो तापमान होता है सभी ग्रहों के तापमान से अधिक होता है, अर्थात 600 सेंटीग्रेड होता है। और इसका जो तापमान रात में होता है साथियों, रात में होता है ना, रात में कितना होता है 173 सेंटीग्रेड, व दिन में होता है 400, दिन में कितना होता है 427। ठीक है, सो रात में होता है साथियों रात में इसका जो तापमान होता है, तापमान कितना होता है 173, और दिन में होता है साथियों 427, है ना, 427 सेंटीग्रेड। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इन पॉइंटों को याद नोट करते हुए चलना साथियों। ठीक है, इसी के बाद में हम नेक्स्ट अगले ग्रह पे चलते हैं, और अगला ग्रह है साथियों, और वो ग्रह है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अगला ग्रह क्या है, शुक्र। ठीक है, सो अगला ग्रह आपको नजर आ रहा है क्या,
शुक्र, ठीक है। तो शुक्र की अगर बात कर सकती हो तो शुक्र को कहा जाता है सुंदरता का देवता भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुंदरता का देवता भी इसे कहा जाता है। ये पॉइंट को भी आपको नोट करते हुए चलना होगा। सुंदरता का इसे क्या कहा जाता है? सुंदरता का देवता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुंदरता का देवता कहा जाता है और सबसे गर्म कहलाता है। और क्या है ये? यह जो ग्रह है सबसे गर्म ग्रह कहलाता है, ठीक है। ये पॉइंट को भी आपको याद रखना है। सबसे गर्म ग्रह सबसे गर्म ग्रह कहलाता है, ठीक है। जिसका टेम्परेचर कितना है साथियों? 90 से 95 सेंटीमीटर होता है, सॉरी 90 से 95 सेंटीग्रेड होता है। कितना? 90 से 95, ठीक है, सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और पृथ्वी का क्या इसे कहा जाता है साथियों? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी इसे कहा जाता है। ये पॉइंट को भी आपको नोट करते हुए चलना होगा। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह है ना, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, ठीक है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। और घनत्व एवं आकार के आधार पर कहा जाता है, घनत्व एवं आकार के आधार पर पृथ्वी के समान ही है, ठीक है। पृथ्वी के लगभग कैसे होते हैं? पृथ्वी के बराबर होता है, ठीक है। पृथ्वी के बराबर है, इसीलिए इसे जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। साथ ही साथ इसे भोर का तारा है ना, क्या कहा जाता है? भोर का तारा भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? भोर का तारा, ठीक है। भोर का तारा भी कहा जाता है। भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहा जाता है, ठीक है। भोर का तारा या क्या कहा जाता है? सांझ का तारा, है ना, सांझ का तारा भी इसे कहा जाता है, ठीक है। और सबसे लंबा घूर्णन काल किसका होता है साथियों? वो होता है शुक्र का, है ना। किसका होता है सबसे लंबा घूर्णन काल? सबसे लंबा घूर्णन काल अर्थात 243 दिन का होता है, ठीक है। और सबसे लंबे दिन और रात किसमें होते हैं? शुक्र ग्रह पर ही होते हैं। सो सबसे लंबा घूर्णन काल किसका होता है? शुक्र का होता है। यही नेक्स्ट अगला पॉइंट आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिसमें सबसे लंबे यानी कि दिन और रात होते हैं, ठीक है। सो दिन और रात कैसे होते हैं? सबसे लंबे, है ना, कैसे होते हैं? सबसे लंबे होते हैं, ठीक है। इन पॉइंटों को पे आपको नोट करते हुए चलना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या क्या देख लिया? यहाँ पे हमने क्या क्या देखा कि पृथ्वी का निकटतम ग्रह यानी कि क्या है? पृथ्वी का निकटतम ग्रह है और यहाँ पर 90 से 95% कार्बन डाइऑक्साइड, कितना? 90 से 95% यहाँ पे निकलता है CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड। और सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह साथियों शुक्र है। और इसमें जिसे क्या कहा जाता है? सांझ का तारा भी कहा जाता है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, क्योंकि यह शाम में पश्चिम दिशा में तथा सुबह पूर्व दिशा में दिखाई देता है, ठीक है। ये पॉइंट को भी आपको नोट करते हुए चलना होगा, ठीक है। इसी के बाद में नेक्स्ट अगले पॉइंट पे चलना है और नेक्स्ट अगला पॉइंट आपको नोट करते हुए चलना होगा कि यह ग्रह जो है, यह ग्रह कैसे विपरीत दिशा यानी कि विपरीत दिशा में अर्थात दक्षिणाव्रत घूमता है, जो कि मैंने 2 ग्रहों का नाम आप लोगों को बताया था। 2 ग्रहों का नाम आप लोगों को बताया था साथियों। कौन कौन से ग्रह? मैंने एक ग्रह बताया था आपको, कौन सा? सो आपको नोट करते हुए चलना होगा साथियों। एक शुक्र और एक वरुण बताया था, ठीक है। शुक्र और वरुण 2 ऐसे ग्रह है जो कि विपरीत दिशा में ही ये विपरीत दिशा में गति करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो शुक्र है वो भी विपरीत दिशा में गति करता है, जैसे कि मैंने पहले आपको बता दिया है, ठीक है। इसे पृथ्वी की भगिनी अर्थात बहन भी कहा जाता है। और यह घनत्व एवं आकार एवं व्यास के आधार पर, व्यास की अगर बात कर सकते हैं, घनत्व, व्यास और आकार के आधार पर ये पृथ्वी के समान ही होता है, ठीक है। इसके पास में कोई उपग्रह नहीं है, जैसे कि मैंने पहले आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। सो ये जो महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने आप लोगों को बता दिया साथियों शुक्र के, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे नेक्स्ट अगले पॉइंट पे चले साथियों। सो आपको यहाँ पे और एक पॉइंट याद रखना है कि यह वायुमंडल यह वायुमंडल तो पाया जाता है ना, यहाँ पर वायुमंडल तो पाया जाता है, लेकिन इसमें कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है। और परिक्रमण यानी कि इसका जो परिक्रमण काल होता है साथी, परिक्रमण घड़ी की दिशा में होती है। कैसे होती है? घड़ी की दिशा में होती है, ठीक है। और इसमें सूर्योदय की अगर बात कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया है, ठीक है। इसमें जो सूर्योदय होता है ना,
सूर्योदय होता है, सॉरी, सूर्योदय कैसे होता है, पश्चिम की ओर होता है, पश्चिम दिशा में होता है। और सूर्यास्त कैसे होता है, सूर्यास्त आपको नजर आएगा पूर्व में, ठीक है, किस दिशा में, पूर्व दिशा में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसकी कोई उपग्रह नहीं है और पृथ्वी के सबसे नज़दीकी ग्रह है। पृथ्वी का कैसे है, सबसे नज़दीकी ग्रह है, ठीक है, पृथ्वी का कैसे है, सबसे नज़दीकी ग्रह है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपका है शुक्र, पृथ्वी, फिर मंगल आता है, ठीक है, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, है ना, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ठीक, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इसका परिक्रमण काल जो कि 225 दिन का होता है, जो कि मैंने पहले आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। इस प्रकार ये जो शुक्र है साथियों, पृथ्वी का सबसे नज़दीकी ग्रह माना जाता है, ठीक है। इसी के बाद में हमें चलते हैं साथियों नेक्स्ट अगले पॉइंट पे। और नेक्स्ट अगला ग्रह हम पढ़ने वाले हैं क्या, मंगल ग्रह, ठीक है। क्या क्या कौन सा ग्रह पढ़ने वाले हैं, सो अगला ग्रह हम पढ़ने वाले हैं मंगल, ठीक है, मंगल, ठीक है। सो मंगल के साथ साथ मंगल, इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, लाल ग्रह भी कहा जाता है, अर्थात हम कह सकते हैं युद्ध का, इसे युद्ध का देवता भी कहा जाता है। क्या क्या पॉइंट आपको नोट करते हुए चलना होगा। इससे पहला पॉइंट तो आपको याद रखना है, युद्ध का देवता कहा जाता है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोगों को बता रहा हूँ साथियों, जो कि एग्जामों में पूछा गया है। युद्ध का देवता भी कहा जाता है, इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आप लोगों को पहले ही बता दिया, लाल ग्रह कहा जाता है, ठीक है, लाल ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है। और इसमें यानी कि इसका रंग जो है आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। लाल रंग किसके कारण होता है, ऑक्साइड के कारण, है ना, आयरन ऑक्साइड के कारण, आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग कैसे होता है, लाल होता है, ठीक है। ये आपको नोट करते हुए चलना है। और परिक्रमण काल कितना होता है, 685 दिन का होता है। परिक्रमण काल कितना होता है, 687 दिन का होता है साथियों। परिक्रमण काल जो होता है, परिक्रमण काल जो होता है, काल 687 दिन का होता है मंगल ग्रह का, ठीक है। ये भी आपको नोट करते हुए चलना होगा, ठीक है। उसके बाद में और यहाँ पे ओलंपस मेसी ज्वाला भी निकलती है और सौरमंडल का सबसे सबसे बड़ा ज्वालामुखी है यहाँ पे, ठीक है। जैसे हम सबसे सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी यहीं पे पाया जाता है, ठीक है। इसी के बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट याद रखना है साथियों कि जो निक्स ओलंपिया पर्वत यहीं पर है, जो कि माउंट एवरेस्ट से कितना, माउंट एवरेस्ट से 3 गुना, माउंट एवरेस्ट से कितना, 3 गुना बड़ा है, जो कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। सो हमने यहाँ पे क्या क्या देख सकते हैं, यहाँ पृथ्वी के समान 2 ध्रुव, यानी कि इसमें पृथ्वी के समान 2 ध्रुव है तथा इसकी जो कक्षा तली कितने, 25 सेंटीग्रेड के कोण के झुकाव के बराबर है, जिसके कारण यहाँ पृथ्वी के समान ही ऋतु परिवर्तन होते हैं, ठीक है। पृथ्वी के समान ही ऋतु परिवर्तन होते हैं, साथ ही साथ इसमें दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान ही होता है। इसके 2 उपग्रह है। अब कौन कौन से उपग्रह साथियों, सो 2 उपग्रह की अगर हम बात करें, सो 2 उपग्रह कौन कौन से हैं, सो पहला उपग्रह है साथियों, यहाँ पे पहला उपग्रह है साथियों फोबोस, है ना, क्या है, फोबोस, और एक क्या है, डिमोस, है ना, डिमोस, फोबोस और डिमोस, 2 इसके क्या है, उपग्रह है। ये भी आपको नोट करते हुए चलना होगा, ठीक है। 2 उपग्रह है और यह सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह माना जाता है और सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 687 दिन लगते हैं, 687 दिन का समय लगता है। और सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो कि क्या है, ओलिपस मेसी एवं सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत जो कि क्या है, निक्सा, जो कि पर्वत निक्स ओलंपिया है, जो कि माउंट एवरेस्ट से कितना, 3 गुना अधिक बड़ा है, कितना, 3 गुना अधिक बड़ा है, जो कि मैंने आप लोगों को नोट करके बता दिया है, ठीक है, 3 गुना अधिक बड़ा है। और इसी ग्रह पर
इसी ग्रह पर स्थित है, ठीक है। और इसी के बाद में आपको नेक्स्ट पॉइंट क्या याद रखना है कि इसे युद्ध का देवता भी कहा जाता है, जैसे कि मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। इन पॉइंटों को आपको नोट करते हुए चलना होगा साथियों, और अगर आप नोट नहीं कर पा रहे हैं तो इसका जो PDF है वो आप लोगों को मिल जाएगा। इसके बाद में इसके वैज्ञानिकों के मतलब वैज्ञानिकों ने यहाँ पर पानी भी यानी कि पानी की भी खोज की है, ठीक है। ऐसा कौन सा ग्रह है जिसमें पानी की खोज की गई, तो आपको याद रखना साथियों वो ग्रह है आपका मंगल, ठीक है। कौन सा ग्रह है? मंगल, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है, मंगल। इसी के बाद में नेक्स्ट अगले पॉइंट पे चलते हैं और नेक्स्ट अगले ग्रह की ओर हम बढ़ते हैं। और अगला ग्रह साथियों कौन सा है? बृहस्पति, है ना। अगला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, ठीक है। मंगल ग्रह के बारे में हमने यहाँ पे चर्चा कर लिया। इसी के बाद में हम यहाँ पे चलते मंगल ग्रह के बाद में हम चलते हैं बृहस्पति की ओर, है ना। बृहस्पति की ओर से बृहस्पति कह सकते हो यहाँ सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है ना। सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ये पॉइंट, पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सो यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है, ठीक है। सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है कौन सा है? सो आपको याद रखना है बृहस्पति है, ठीक है। इसी के बाद में यहाँ अपनी दूरी पर चक्कर कितने 10 घंटा, चक्कर कितना 10 घंटे में लगाती है। 10 घंटे से भी कम समय लगता है और सूर्य का परिक्रमा करने में से 12 वर्ष लगते हैं। कितने? 12 वर्ष, 12 वर्ष लगते हैं सूर्य का परिक्रमा करने में, 12 वर्ष लगते हैं। और बृहस्पति का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 100वां भाग है। कितना? 1000वां भाग है। सूर्य के लगभग वह कितना 1000वां भाग है। और इसमें उपग्रह जो है गैनीमेड सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा है, ठीक है। गैनीमेड जो उपग्रह है सबसे बड़ा उपग्रह, और इसमें उपग्रहों की संख्या कितनी है? 79 है। कितने हैं? 79 है। और बृहस्पति पर लघु सौर तंत्र पाया जाता है। यहाँ पर हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनियम गैस पाई जाती है। क्या? हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनियम गैस इत्यादि यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। यह गैसीय ग्रह है, ठीक है, जो कि मैंने पहले आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। गैसीय ग्रह है और सबसे तीव्र घूर्णन गति करने वाला ग्रह माना जाता है, ठीक है। और इसका जो घूर्णन काल है साथियों 9.55 घंटे, अर्थात हम कह सकते हैं 10 घंटे लगभग, ठीक है। और परिक्रमण काल जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। उसके बाद में कुंभ का जो मेला लगता है साथियों, कुंभ का जो मेला लगता है प्रत्येक 4 वर्ष में लगता है। कितने? प्रत्येक 4 वर्ष में लगता है। परंतु महाकुंभ का जो आयोजन है, महाकुंभ का आयोजन 12 साल में होता है। और महाकुंभ का आयोजन कितने 12 माह में होता है, 12 साल में होता है, 12 साल में होता है। और इसी के कारण बृहस्पति यानी कि यही कारण है साथियों कि बृहस्पति के यानी कि परिभ्रमण काल के कारण ही 12 वर्ष में कुंभ का मेला लगता है, जो कि यहाँ पे आप लोगों को एक फैक्ट मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। इसी के बाद में शनि के बाद में सर्वोत्तम उपग्रह वाला जो ग्रह है, शनि के बाद में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक उपग्रह वाला जो ग्रह है साथियों वो है आपका, वो ग्रह है बृहस्पति, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और शनि में कितने हैं? तो शनि में आपको याद रखना है, शनि में साथियों टोटल शनि में ग्रह हैं 82 शनि में है। और उसके बाद में बृहस्पति की अगर मत कर साथियों सेकंड सबसे अधिक ग्रह वाला है बृहस्पति, अर्थात 79 अर्थात 79 जो ग्रह है वो किस में है? बृहस्पति में है, ठीक है। ये भी आपको नोट करते हुए चलना होगा, ठीक है। यहीं पे अगर मत कर साथियों अगला जो पॉइंट है इसके प्रमुख उपग्रह की अगर मत करें तो प्रमुख उपग्रह यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा साथियों गैनीमीड, है ना। इसके उपग्रह है गैनीमीड, ठीक है, जो कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है ना। गैनीमीड जो कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है, जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। गैनीमेडा है, ठीक है। गैनीमेडा जो कि पीला रंग का दिखाई देता है, कैसा है? गैनीमेडा है, ठीक है। गैनीमेडा है साथियों, क्या है? गैनीमेडा है, जो कि हमारे सौरमंडल का कैसे सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा उपग्रह माना जाता है, ठीक है। ये भी आपको नोट करते हुए चलना होगा। साथ ही साथ यहाँ पे यूरोपा, कैलिस्टो और आयु, यूरोपा, कैलिस्टो और आयु इत्यादि यहाँ पे गैलीलियन उपग्रह पाए जाते हैं, ठीक है। गैलीलियन उपग्रह है, इसे उपग्रह कहा जाता है, ठीक है। और क्योंकि इन्हीं की खोज के लिए गैलीलियो के द्वारा इनकी खोज किया गया था, ठीक है। इसी के बाद में नेक्स्ट अगले ग्रह की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट अगले ग्रह साथियों क्या? शनि, ठीक है। शनि की अगर हम यहाँ पे बात करें शनि में जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उनको आपको नोट करते हुए चलना होगा, क्या कि यह आकार में
दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। आकार पे कैसा है? दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, जिसे न्याय का देवता भी कहा जाता है। सो पहला पॉइंट तो आपको क्या याद रखना है, न्याय का देवता किसे कहा जाता है? सो न्याय का देवता कहा जाता है साथियों, न्याय का देवता। ये नोट करते हुए चलना होगा साथियों, क्योंकि ये आपको कहीं कोई बुक में नहीं मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारी जो फैक्ट है मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, है ना। न्याय का देवता, जिसे न्याय का देवता कहा जाता है ना, न्याय का देवता कहा जाता है। दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है ना। दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। इसका दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है। यानी कि दूसरा सबसे तेज, सॉरी, दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है। और दूसरा सबसे तेज गति करने वाला तेज गति करने वाला ग्रह भी इसे माना जाता है, ठीक है। इसके चारों ओर क्या पाए जाते हैं साथियों? इसके चारों ओर वलय पाए जाते हैं। इसके चारों ओर क्या पाए जाते हैं? वलय पाए जाते हैं। इसे गैलेक्सी नुमा कहा, इसे गैलेक्सी नुमा भी कहा जाता है। सबसे कम, यानी कि सबसे कम घनत्व वाला ग्रह की अगर हम बात करें साथियों, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों। सबसे कम घनत्व वाला जिला के, सॉरी, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह की अगर मैं बात करूं, सबसे कम ग्रह, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह, घनत्व वाला ग्रह कौन सा माना जाता है? सबसे कम घनत्व वाले ग्रह है शनि, है, ठीक है। ये आपको नोट करते हुए चलना पड़ेगा। जहाँ पे पानी, यानी कि जिसे पानी में, यहाँ पानी में कैसे होता है? डूबता नहीं है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और कई बार यह क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि ऐसा कौन सा ग्रह है जो पानी में नहीं डूबता है, पानी में नहीं डूबता है। सो वो है साथियों शनि, जो कि जिनका घनत्व कैसा होता है? सबसे कम, अर्थात हम कह सकते हैं 0.7 ग्राम। कितना है? 0.7 ग्राम, 0.7 ग्राम, ठीक है। ये हो गया। इसी के बाद में सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह, जो कि मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था, कौन सा है? शनि है, जिसमें कितने 82 ग्रह है, ठीक है। कितने हैं इसमें ग्रह? टोटल कितने ग्रह हैं? 82। और यह सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह माना जाता है, ठीक है। और इसी के बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट आपको याद रखना चाहते हैं, इसका परिक्रमण काल होता है 29.5 वर्ष। परिक्रमण काल कितना होता है? परिक्रमण काल कितना होता है? 29.5, ठीक है, 29.5 वर्ष होता है, ठीक है। और इसके जो ग्रह है साथियों, सॉरी, इसके जो उपग्रह है, उपग्रह बुध के उपग्रह के बराबर है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और इसकी खोज विलियम हर्सेल ने किया था, ठीक है। इस ग्रह की खोज किसके द्वारा किया गया था? विलियम हर्सेल के द्वारा किया गया था, जो कि मैंने स्टार्ट में आप लोगों को बता भी दिया था, ठीक है। और इसे हरा ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि मीथेन, यहाँ पे मीथेन तथा अमोनियम जैसे गैसें अधिकता के रूप में पाई जाती है। इसी कारण इसे हरा ग्रह भी कहा जाता है। सो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हरा ग्रह कौन सा है? सो आपको नोट करते हुए चलना होगा। इससे हरा ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरा ग्रह भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अमोनियम है ना, मीथेन अमोनिया है, मीथेन अमोनिया की अधिकता हो जाती है ना। अधिकता के कारण क्या होता है साथियों? यहाँ पे यह हरा ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है। ये पॉइंट आपको नोट करते हुए चलना होगा, ठीक है। और यहीं पर अगर बात कर सकते हो सूर्योदय की, तो सूर्योदय होता है पश्चिम में और सूर्यास्त होता है साथियों पूर्व में, ठीक है। सो और साथ ही साथ इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेटा हुआ ग्रह। लेटा हुआ ग्रह कौन सा है? तो लेटा हुआ ग्रह है साथियों, वो है आपका कौन सा? सो आपको इसको नोट करते हुए चलना होगा, कौन सा है? सो आपको याद रखना है यहाँ पे शनि है ना, शनि। इसे क्या कहा जाता है साथियों? लेटा हुआ, सॉरी, यहाँ पे हम मिस्टेक कर रहे हैं साथियों, है ना। लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? शनि को
नहीं कहा जाता बल्कि अरुण को कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे जो मुख्य मुख्य पॉइंट है उनको हम यहाँ पे देख लेते हैं कि यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और 29.5 प्रकाश वर्ष वर्ष में करता है। इसकी विशेषता क्या है, इसके चारों ओर क्या पाए जाते हैं, वल्व पाए जाते हैं, जो कि मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है, ठीक है। इनकी संख्या कितनी होती है साथियों, वल्व की संख्या कितनी है, 7 है और आकार में कैसा पीले रंग का दिखाई देता है, ठीक है। ये आपको मैंने बता दिया। इसका घनत्व सबसे यानी कि सभी ग्रह जल से यानी कि सभी ग्रह यानी कि इसका जो घनत्व कम होने के कारण जल में यह कितना है, जल से भी कम है, यानी कि इसे जल में रखने पर कि ये कैसा होता है, तैरने लगता है। शनि में कितने 82 उपग्रह है तथा सबसे बड़ा उपग्रह क्या है, कौन सा है, टाइटन है, ठीक है। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया था, टाइटन, ठीक है। कौन सा है, टाइटन, ठीक है। इसके बाद में यह आकार में बुध के बराबर कैसा है, बुध के बराबर में है। सो ऐसा कौन सा ग्रह है जो कि बुध के बराबर है, तो वो है साथियों शनि। इसी के बाद में इसमें टाइटन की जो संख्या है साथियों टाइटन की जो खोज है कब, 1665 में डेनमार्क के जो खगोलशास्त्री क्रिश्चियन हाइजोन के द्वारा किया गया था और यह एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसका पृथ्वी जैसा स्वयं का शग्न वायुमंडल है, पृथ्वी जैसा स्वयं का शग्न वायुमंडल है, ठीक है। इसी के बाद में यहाँ पे जो फोबे नामक शनि का उपग्रह इसकी कक्षा में घूर्णन के विपरीत दिशा में परिक्रमण करती है। कैसे, घूर्णन की विपरीत दिशा में परिक्रमण करती है, घूर्णन के विपरीत दिशा में परिक्रमण करती है। कैसे, विपरीत दिशा में, जैसे कि मैंने आप लोगों को 2 ग्रहों के नाम पहले ही बता दिया था साथियों, जो कि 2 ऐसे ग्रह है जो कि क्या करते हैं, ये अपनी जो गति है वो कैसे करते हैं, विपरीत दिशा में करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं, विपरीत दिशा में करते हैं, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था, ठीक है। कौन कौन से ग्रह हैं, तो शुक्र और वरुण ऐसे ग्रह है जो कि अपनी जो अरुण जो है, वरुण, यहाँ पे आप लोगों को मिस्टेक हो रहा है साथियों। कौन कौन सा ग्रह है, मैं पुनः फिर से आप लोगों को बता देता हूँ। शुक्र और वरुण ऐसे ग्रह हैं जो कि क्या करते हैं, शुक्र और वरुण ऐसे ग्रह हैं जो कि विपरीत दिशा में अपनी गति करते हैं, ठीक है। यहीं पे हम बात करते हैं साथियों अरुण की। सो अरुण के बारे में आपको क्या क्या देखना है यहाँ पे हम डिटेल से देखते हैं, ठीक है। सो अरुण की अगर हम बात करते हैं साथियों, सो अरुण यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है और सूर्य का परिक्रमण कितने 84 वर्ष में लगाता है, कितने 84 वर्ष में करता है। और इसकी खोज जो है 1781 में किया था। कब, 1781 में विलियम हर्शेल के द्वारा किया गया था, है ना, विलियम हर्शेल के द्वारा किया गया था, जो कि मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है। इसके चारों ओर 9 वल्यों में 5 का यानी कि 9 वल्यों में 5 वल्यों का नाम क्या क्या है, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा, है ना, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा एवं इप्सिलॉन है, ठीक है। यह अपने कक्षा पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, जबकि अन्य ग्रह की अगर बात कर सकते हो, अन्य ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। यह जो ग्रह साथियों, यह सूर्योदय जो है पश्चिम की ओर एवं सूर्यास्त कैसे पूरब की ओर होता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है, ठीक है। और इसमें सभी उपग्रह भी पृथ्वी की विपरीत दिशा में परिक्रमण करते हैं, ठीक है। और यह अपनी दूरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है, इसी कारण इसे कहा जाता है लेटा हुआ तारा भी, लेटा हुआ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। सो कौन है साथियों, लेटा हुआ ग्रह बृहस्पति है, अरुण है, ठीक है। इसी के बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट आपको याद रखना है, इसीलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। और सबसे बड़ा उपग्रह यानी कि सबसे बड़ा उपग्रह इसका है टाइटेनिया है, ठीक है। सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है। इसमें कितने 29 उपग्रह है, कितने टोटल 29 उपग्रह है, ठीक है। इसी के बाद में नेक्स्ट अगला ग्रह की हम बात कर सकते हो। नेक्स्ट अगला ग्रह है वरुण। क्यों, कौन सा है, नेक्स्ट अगला ग्रह साथियों वो है वरुण। हम वरुण के बारे में यहाँ पे चर्चा करते हैं। इसकी खोज 1846 46 ईयर में किया गया था, 46 को किया गया था। और जर्मन के खगोलशास्त्री किसके द्वारा किया गया था, जहान गाले के द्वारा किया गया था, है ना। किसके द्वारा, जहान गाले के द्वारा किया गया था, ठीक है। किसके द्वारा, जहान गाले के द्वारा किया गया था, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, जहान गाले के द्वारा किया गया था, ठीक है। और
नई खगोलीय व्यवस्था में यह सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है और यह हरे रंग का ग्रह है। ठीक है, ये हरे रंग का ग्रह भी माना जाता है, यानी हम कह सकते हैं कि यह हरे रंग के प्रकाश के उत्सर्जन, यानी कि हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है। इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल पाया जाता है ना। अति शीतल क्या होता है? मीथेन का यहाँ पे बादल पाया जाता है। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको नोट करते हुए चलना होगा। ठीक है, इसके बाद में अगला पॉइंट आपको याद रखना चाहती हूँ, इसमें उपग्रह के, यानी कि इसमें उपग्रहों में ट्रिटोना प्रमुख है। कौन सा है? ट्रिटोना प्रमुख है, ये भी आपको नोट करते हुए चलना होगा, है। ट्रिटोना प्रमुख है। इसी के साथ में इसमें उपग्रह कितने हैं? उपग्रह टोटल है 13। इसी के बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट का मत कर सकते हो, चौथा सबसे बड़ा उपग्रह ये हो गया सौरमंडल का सबसे बाहरी ग्रह है और सबसे बड़ा ग्रह भी, यानी कि सबसे लंबा परिक्रमण काल अर्थात 165। इसका जो परिक्रमण काल है साथियों 165 है ना। कितना? 165 होता है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे देखी है साथियों। सो यहाँ पे हमने लगभग सभी ग्रहों के बारे में हमने यहाँ पे अच्छे से चर्चा कर ली साथियों। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि यह क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और महत्वपूर्ण तभी होगा साथियों जब आप टेस्ट लगाओगे, और टेस्ट लगाते समय आपको माइंड में, दिमाग में ये आएगा कि मैंने ये क्वेश्चन को कहीं ना कहीं पढ़ा था और वो पढ़ा था सलामी एजुकेशन चैनल पे। सो आपको तब जाके मज़ा आएगा। ठीक है, सो क्वेश्चन यहाँ से 99% नहीं 100% क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाने वाले साथी, क्योंकि ये फैक्ट ही मैं ऐसा बता रहा हूँ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके बाद में हम यहाँ पे उल्का पिंडों के बारे में कुछ अलग अलग उल्का पिंड हो गया और धूमकेतु हो गए, इनके बारे में हम नेक्स्ट अगली क्लास में चर्चा करने वाले। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग साथियों। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ध्यान रखिएगा और अपनी पढ़ाई को सही दिशा देते हुए निरंतर प्रयास करते रहिएगा और टेस्ट पे विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।